नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी वृक्ष लेकर। ये कहानी मैंने 30 दिसंबर 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी वृक्ष। क्षितिज के उस पार अंधकार हटने लगा था। प्रभात का पट खोल प्रभाकर पूरी छोर से प्रकट हुए तो समस्त जगत ऊर्जा एवं उत्साह से भर गया। जड़ चेतन सभी क्रियाशील हो गए। सूर्य भक्तों ने दोनों हाथ ऊपर कर हथेलियों को मिलाते हुए उन्हें नमस्कार किया। फिर झुककर हथेलियों से पांव के अंगुष्ठ छूते हुए संपूर्ण समर्पण का भाव दर्शाया। सूर्य कणों का तेज हृदय में धारण करते हुए वे पुनः खड़े हुए ओम हिरण्यगर्भाय नमः का उद्घोष किया। तत्पश्चात जलपत्र दोनों हाथों से ऊपर कर जल गिराते हुए उन्हें भावांजलि दी। हे दिनकर, हे दिवाकर, आप सभी आत्माओं के जनक हैं, संचालक शक्ति हैं, आप सबका कल्याण करें। डबल बेड के समीप रखे स्टूल पर चाय रखते हुए नीलू ने मधुसूदन को झंझोड़ा। अब उठ भी जाओ, 7 बजने को है। सर्दी में रजाई का सुख ब्रह्मानंद से कम नहीं है। कछुए की तरह रजाई से गर्दन निकालकर मधुसूदन बोले, थोड़ा सोने भी दो यार। अलसाते हुए उन्होंने आंखें खोली तो नीलू सामने खड़ी थी। कुछ देर पहले ही उसने स्नान किया था। बालों में अभी भी जलकण तैर रहे थे। कुछ जलकण गिरकर उसके रक्तिम कपोलों पर भी बिखर गए थे। मधुसूदन ने एक हाथ निकालकर नीलू को पकड़ा और खींचते हुए बोले, थोड़ी देर रजाई में आ जाओ ना। उनका हाथ उष्ण एवं पकड़ डट थी। नीलू ने झटकते हुए उत्तर दिया, सूरज ऊपर चढ़ाया है और आपको शरारत सूझ रही है। बच्चों को तैयार कर स्कूल भी भेजना है। काम में हाथ नहीं बटा सकते, व्यवधान तो मत डाला करो। कहते कहते वो कमरे से बाहर चली आई। मधुसूदन के पास उठने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। मनोज भी कैसा अतिथि है, न दिन देखता है न रात। जब चाहे बिना दस्तक दिए कहीं भी कभी भी चला आता है। मनोज, रिपु, शिव ही उसके त्रास से बचाए। बेड से उठकर मधुसूदन सीधे बाथरूम में घुसे। 8 बजे तक तैयार होकर वे डाइनिंग टेबल पर थे। आज उनका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बना था। खमन ढोकले, लहसुन की चटनी, स्वीट नूडल्स एवं कड़क कॉफी। पसंदीदा भोजन भी कई बार आत्मानंद का आभास देता है। उन्होंने जमकर नाश्ता किया। उठते उठते बोले, ग्रेट नीलू, क्या लजीज नाश्ता बनाया है। नीलू को लगा उसकी मेहनत सफल हुई। आनंद बांटने से दोगुना होता है। वे आनंद फानंद गाड़ी में आकर बैठे, गाड़ी स्टार्ट की एवं ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस उन्हें 8:30 तक पहुंचना होता था, पर आज 20 मिनट लेट हो गए। उपस्थिति पंजिका अब तक अंदर एमडी कमलेश के पास पहुंच चुकी थी। दस्तखत अब अंदर करने होंगे। अपराध बोध से उन्होंने कैबिन का दरवाजा खोला। शीट पर दस्तखत कर मुड़े ही थे कि कमलेश बिफर गया। वो तो मौकों की तलाश में होता। एक बात के बहाने 10 बलाएं सर मड़ता। आंखें ऊंची कर बोला, मधुसूदन, इन दिनों अक्सर लेट आते हो। तिमाही सेल्स टारगेट भी पूरे नहीं हुए। इन दिनों तुम्हारा काम बेतरतीब हो गया है।
मधुसूदन ने चुपचाप डांट को शिरोधार्य किया एवं बाहर आ गए। उनके चेहरे पर पसीने के कण चमकने लगे थे। बाहर कुटते हुए वे सीधे मिश्रा जी के पास आए। मिश्रा जी एक नंबर के काइयां आदमी थे। चेहरा देखकर आदमी सूंघ लेते। अपने पतले चेहरे एवं चौड़ी ललाट के बीच पुतलियों को नीचे ऊपर करते हुए बोले, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल गया क्या? तुम तो कहते हो ये मेरा सहपाठी था। मिश्रा की बात सुनकर मधुसूदन और भड़क गया। यह सच है, किसी जमाने में कमलेश मेरा सहपाठी था, क्लास का सबसे बकवास विद्यार्थी। जैसे तैसे 12 जमात पास हुआ, लेकिन भाग्य देखो, जिस व्यापार में हाथ डाले वहीं सोना बरसे। मुझे क्या मालूम था एमए करके इसके यहां नौकरी करनी पड़ेगी। जब देखो अंगारे उगलता रहता है। 4 पैसे क्या आ गए, सारी अक्ल इसी में आ गई। दिमाग सदैव चौथे फलक पे रहता है। मधुसूदन के मन का मवाद अनायास बाहर आ गया। कहाँ ये 12वीं पास और कहाँ तुम एमए? उसे बस डांटना आता है। अरे तुम तो हमारे नेता हो, जवाब दिया करो। तुम्हारे कमजोर होने से हम सभी कमजोर हो जाएंगे। मिश्रा डिवाइड एंड रूल का मास्टर था। मधुसूदन चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गए। उनके भीतर विद्रोह के अंगारे सुलगने लगे थे। मधुसूदन गत 10 वर्षों से यही कार्यरत थे। एमए करने के बाद 3 साल नौकरी के लिए खाक छानी, कहीं नहीं मिली तो कमलेश की शरण में आए। सहपाठी देखकर उन्होंने नौकरी दी, तब उन्हीं की रात दिन बुराई करते थे। क्या समकक्षों में डाह अधिक होता है? व्यक्ति जितनी विनम्रता एवं कर्तव्यपरायणता नौकरी प्राप्त करते समय बताता है, उसकी आधी भी नौकरी मिलने के पश्चात रखे तो देश का कल्याण हो जाए। मधुसूदन अक्सर कमलेश को नीचा दिखाने की सोचते। जब भी कमलेश ऑफिस से बाहर होते, स्टाफ वालों को इकट्ठा कर विरोध के शंख फूंकते रहते। अब तक सभी उन्हें नेताजी कहने लगे थे। इस बार बोनस नहीं मिला तो स्टाफ में आग लग गई। मौका देखकर मधुसूदन ने सबको स्फूर्त किया। हक दिया नहीं जाता, लिया जाता है। बिना मांगे मां भी बच्चों को दूध नहीं देती। तुम्हें अगर बोनस लेना है तो 3 दिन पेन डाउन कर दो, सेठ की फूंक निकल जाएगी। अरे उसे आता क्या है? तुम्हारी ही योग्यता से तो कंपनी चल रही है, खुद तो 12वीं पास है। 3 दिन ऑफिस में तनाव रहा। कर्मचारियों को देखकर फैक्ट्री के मजदूर भी विरोध पर उतर आए। कमलेश ने मधुसूदन को बुलाकर समझाया, तुम तो मेरे विश्वास पात्र हो, बाहर जाकर समझाओ कि इस बार मुनाफा बहुत कम हुआ है, बोनस देना असंभव है। तेल तिल्ली से निकलेगा, बैल और घानी तेल नहीं निकाल सकते। सर इस बार बोनस रिजर्व फंड से दे दीजिए। स्टाफ को समझाना मुश्किल है, सभी आग बबूला हो रहे हैं। कमलेश की हालत जानकर मधुसूदन मन ही मन खुश थे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रिजर्व फंड तोड़ने से कंपनी की माली हालत खराब हो जाएगी। तुम समझो, यह फंडी तो हमारी ताकत है। कमलेश को लगा मधुसूदन उनके मन को समझेगा, पर यहां तो बात उल्टी हो गई। हालत आपकी खराब होगी, हमारी नहीं। हमारी योग्यता से आप घर भरते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। मधुसूदन ने वर्षों से संचित कुंठाओं का कुंभ क्षण भर में उड़ेल दिया। मधुसूदन, तमीज से बात करो। मुझे धन छाती पे बांध के नहीं ले जाना है। मैं भी 2 ही रोटी खाता हूं। कुएं की मिट्टी अंततः कुएं में ही लगती है। तुम कैसी उल्टी बातें करने लगे हो? वह दिन भूल गए जब गिड़गिड़ाते हुए नौकरी मांगने आए थे? मेरी सहृदयता का यह सिला दे रहे हो? कमलेश विफर पड़ा।
नौकरी दी थी कमलेश, भीख नहीं दी थी। आपने मुझे खरीद नहीं लिया है। आज भी मेरे पास कई ऑफर है। मैं आपकी वजह से ही यहीं पड़ा हूं। मधुसूदन का साहस आसमान छूने लगा था। कमलेश स्तब्ध रह गए। यह तो आस्तीन का सांप निकला। अच्छा उसी का करो जो आपकी अच्छाई पचा सकता हो। क्या 2 लीटर के पात्र में 4 समा सकते हैं? अनेक बार सूर्य के तेज से उत्पन्न बादल सूर्य को ढक लेता है। शिव से शक्ति प्राप्त कर भस्मासुर शिव के ही विनाश पर उतर आया था। कमलेश ने दूसरी सुबह आकर बोनस की घोषणा की। स्टाफ ने मधुसूदन को सर आंखों पर बिठा लिया। मधुसूदन की छाती अभिमान से दूनी हो गई। चेहरा अहंकार के दर्प से चमक उठा। मुस्कुराकर बोले, मैंने अच्छे अच्छों की हैंकड़ी उतारी है। सेठ समझता क्या है खुद को? स्कूल के जमाने में नोट्स लेने मेरे घर ही आता था। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊ। शाम 6 बजे तक सभी स्टाफ जा चुका था। मधुसूदन के पास आज नित्य से अधिक काम था। काम समाप्त कर जाने लगे तो कमलेश के पीए ने उन्हें बुलाकर एक लिफाफा थमाया। लिफाफे से पत्र निकालकर मधुसूदन ने पढ़ा तो पिंडलियां हिल गई। कमलेश ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। कमलेश इस तरह पत्ता काट देगा यह जानकर मधुसूदन स्तंभित रह गए। उन्होंने कमलेश से मिलने की सोची, पर वे कब के जा चुके थे। पीए भी लिफाफा पकड़ाकर चलता बना। दूसरे दिन पुनः विरोध के स्वर तीखे हुए। कमलेश ने इस बार स्पष्ट कह दिया, जो बोनस मिलने पर भी विरोध करता है वह घर जा सकता है। सबको सांप सूंघ गया। विरोध के स्वर ठंडे पड़ गए। एक कबूतर मारते ही सारे कबूतर उड़ गए। उम्र के 35वें बसंत में मधुसूदन को कमलेश का निर्णय भारी पड़ गया। होशियारी में बोल तो आए, पर अब नौकरी कहाँ थी? मिलती तो पगार वर्तमान से चौथाई होती। मधुसूदन की फूंक निकल गई। घर खर्च भारी पड़ने लगा। कुछ ही दिनों में सारी बचत समाप्त हो गई। इसी दरम्यान उनका बच्चा स्कूल से आते हुए एक मोटरसाइकिल की चपेट में आ गया। बच्चे के पांव की हड्डी टूट गई। बीमारी पर भारी खर्च हुआ। मधुसूदन के कोढ़ में खाज निकल गई। इस बात को भी 6 माह होने को आए। इन दिनों मधुसूदन कुढ़ते रहते। एक रात बिस्तर पर पड़े पत्नी नीलू से बोले, होशियारी में फंस गया। नौकरी में होता तो कमलेश से उधार मिल जाता। पहले भी 10 बार उसने एडवांस दिया था। काश मैं उनकी समस्या समझ पाता तो आज मेरा रिश्ता पहले से मधुर होता। मुझे ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। होम करते हुए हाथ जल गए। घर की स्थिति नीलू से छिपी नहीं थी। मधुसूदन के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, आप ऑफिस जाकर कमलेश जी को सॉरी कह दें। खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता। हम छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। वो इतने बुरे भी नहीं हैं। पहले आई तकलीफों में भी उन्होंने ही पार लगाया था। आपको अपनी स्थिति समझनी चाहिए। नौकरी में नखरा क्या? अगले दिन शाम 7 बजे वह हिम्मत कर ऑफिस पहुंचे। उन्हें पता था इस समय चपरासी के अतिरिक्त कोई स्टाफ सदस्य नहीं रहता। उन्होंने एक चपरासी के हाथ चिट्ठी भिजवाई। 1 घंटे बिठाकर कमलेश ने उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर आकर वे कुर्सी पर बैठने लगे तो कमलेश चीखे, मैंने तुम्हें बैठने को कहा? मधुसूदन को काटो तो खून नहीं। पिंडलियां कांपने लगी। कुछ कहते उसके पहले ही आंसू ढुलक पड़े। मुड़कर जाने ही वाले थे कि कमलेश ने पुकारा, सॉरी मधुसूदन, बैठो।
कमरे में कुछ देर स्तब्धता तैर गई। थोड़ी देर बाद कमलेश ने चुप्पी तोड़ी। मधुसूदन, बहुत पहले अपनी विकट परिस्थितियों में तुम मुझसे नौकरी मांगने आए थे। मैंने तुम्हें अपना सहपाठी जानकर नौकरी दी। प्रतिफल में मैं तुमसे मात्र एक बात चाहता था, तुम्हारी प्रतिबद्धता। लेकिन तुमने मेरी ही जड़ें काटनी प्रारंभ कर दी। तुम क्या समझते थे मैं बेखबर था? मुझे घड़ी घड़ी की खबर मिलती थी, पर मैं ये सोचकर चुप रहता था कि तुम मेरे बाल सखा हो। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई, यहां तक कि पानी सर से निकल गया। कमलेश के चेहरे पर गंभीर्य तैरने लगा था। कमलेश इतना कहकर चुप हो गए। उनकी दशा ऐसी थी मानो किसी अन्य लोक में चले गए हो। थोड़ी देर में सामान्य हुए तो वे पुनः बोले, मैं मानता हूं मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तुमसे पढ़ाई में कमजोर भी था, पर पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। मधुसूदन, व्यावहारिक जीवन की शिक्षा सर्वथा भिन्न होती है। मैं तुमसे एक बात में आगे था। मुझ में हिम्मत थी, साहस था, जोखिम लेने का जज्बा था। मां के पेट से अमीर बनकर मैं भी नहीं आया। इसके लिए मुझे कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा। हर बीज वृक्ष बनने की संभावनाएं लिए होता है, लेकिन वही बीज वृक्ष बनता है जो अपने अंतर्गत को फोड़कर ऊपर उठता है, सूर्य के ताप एवं हवाओं को सहन करता है। धरती की गोद में असंख्य बीज पनपते हैं एवं मिट्टी में मिल जाते हैं। वही बीज वृक्ष बनता है जो कीचड़ में सनता है, आंधियों से लड़ता है। वह भीरू बीज क्या काम का, जो अपना अस्तित्व मिटाना नहीं जानता, जिसमें जीवट नहीं है। अपने जीवट को दांव पर लगाकर ही बीज फलता है, वृक्ष बनता है। वृक्ष जो राहगीरों को छाएं देता है, फूलों से लगता है एवं फलों को बांट देता है। जो धरती की गोद में छुपा बैठा है, वह वृक्ष कैसे बनेगा? कमरे में फिर स्तब्धता लौट आई थी। पंखे की सर्र सर्र के अतिरिक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सामने पड़े पानी के गिलास को हलक से उतारते हुए कमलेश ने फिर कहा, मधुसूदन, तुम्हें मेरे संघर्ष की काली रातों की जानकारी नहीं है। मैं अतीत के फटे वस्त्र को उधेड़ना भी नहीं चाहता। मेरे प्रारंभिक कारोबारी दिनों में मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वर्षों में और तुम्हारी भाभी ढंग से सो भी नहीं पाए। हमारी मेहनत रंग लाई। विधाता ने आज हमें हर सुख से नवाजा। मधुसूदन, हम सभी हाड़ मांस के पुतले हैं। निष्ठा की खाद एवं एकाग्रता का पानी देने से जीवन की फसल लहलहाती है। दूसरों के दुर्गुणों की डुगडुगी पीटना बहुत सरल है। टोपी उछालना कठिन नहीं है। सारी ताकत तो टोपी संभालने में चाहिए। धन कमाना सरल होता तो हर कोई कमा लेता। मधुसूदन, धन कमाकर तो देखो, 10 लोगों को रोजगार देकर तो देखो, तब तुम जानोगे सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। छींटाकशी तो कोई भी कर सकता है। कमलेश एक सांस में सब कुछ बोल गए। मधुसूदन की गिग्गी बंध गई। आज उन्हें सही शिक्षा मिल गई थी। उठकर जाने लगे तो कमलेश बोले, मधुसूदन, कल से वापस काम पर आ जाना। कैबिन से बाहर आते हुए मधुसूदन के कपोलों पर गर्म आंसू छलक आए थे। मित्रों, यही थी कहानी। धन्यवाद।